हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में कॉरपोरेट अकाउंटिंग। और ये कॉरपोरेट अकाउंटिंग के लिए हम लोग जो बुक यूज़ करेंगे वो होगी भूषण कुमार गोयल टैक्समैन पब्लिकेशन की बुक है। और बस क्या कह सकता हूँ कि बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, इसलिए इसको टाइम से स्टार्ट कर लेना। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, शेयर्स के चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो हमारी बुक में जो भूषण कुमार गोयल की सर की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 में थ्योरी है और चैप्टर नंबर 2 में इसका प्रैक्टिकल है। तो ये दोनों चैप्टर हमारे साथ में ही कवर होंगे। अब क्या करें, इशू ऑफ शेयर्स ये चैप्टर बच्चों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो कुछ बच्चों को तो कोई दिक्कत होगी नहीं और कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो आपको पता है भूल गए हैं, रिवाइज कराओ। तो इसीलिए मैं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए बातों को समझाऊंगा। तो हम एक काम करते हैं हम लोग लिखना शुरू करते हैं। लिखते जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको बातें याद भी रहेंगी। चलिए, तो मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। ये मत कहना सर पीडीएफ दे दो, हम सुनते रहेंगे देखते रहेंगे। नहीं, आप लिखेंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा, वरना अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है और ऊपर से कॉर्पोरेट है, बोर हो जाओगे। चलिए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अ कंपनी कैन रेज लॉन्ग टर्म फंड्स आइदर बाय इशू ऑफ शेयर्स और बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब हमारी थ्योरी में हम लोग डिबेंचर्स को इशू करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में डिबेंचर्स की तरह ही सिमिलरली बॉन्ड्स की भी बातें होती हैं। पर हमारे सिलेबस का पार्ट क्या है? हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे। ये सारा मिला के यूनिट 1 होगा और एक क्वेश्चन हमारे को यहां से आना ही आना है। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2, कहता है अ कंपनी कैन इशू टू काइंड्स ऑफ शेयर्स। बताइए जी, कंपनी कौन कौन से दो तरीके के शेयर्स इशू कर सकती है? तो मुझे आवाज सुनाई दे रही है, हैं? इक्विटी शेयर्स। सबसे पहला है कि कंपनी इशू कर सकती है इक्विटी शेयर्स, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। एक कंपनी या तो इक्विटी शेयर्स इशू करती है या फिर वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, और हमारी अकाउंटिंग दोनों की सेम होती है। दोनों की अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं जल्दी से बताओ? इक्विटी शेयर्स आर those shares which are not preference shares। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। लॉ ने ऐसा लिखा, लॉ कहती है कि भाई दोनों में से हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बता देंगे। दो ही तरह के शेयर्स हैं, जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी हैं। अब मुझे बताएं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which carry two preferential rights over equity shares। प्रेफरेंस शेयर्स हम उन शेयर्स को बोलते हैं जिनके पास दो प्राथमिक अधिकार हैं। प्रेफरेंशियल मतलब ये अधिकार इक्विटी वालों से पहले उनको दिए जाएंगे, उसके बाद इक्विटी वालों को दिए जाएंगे। बताओ कौन कौन सी?
preference shares will be paid dividend at fixed rate before dividend is paid on equity shares. वो कह रहे हैं कि गगन बच्चों को याद दिला दो कि प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं कि हमें इक्विटी शेयर्स से पहले डिविडेंड मिलेगा और हमारा रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड रहेगा। तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड का रेट कभी फिक्स नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स्ड होता है। अच्छा, कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड बांटा जाता है, अगर कंपनी को लॉस हो गया तो लॉस में डिविडेंड कंपनी कैसे बांटेगी? तो पुराने रिजर्व का यूज करके बांट सकती है, उसके नियम होते हैं, वो हम फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे। तो अगर कंपनी डिविडेंड बांटेगी, अगर कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो पहले प्रेफरेंस को देगी, फिर बचेगा तो इक्विटी को देगी। ओ, ये मतलब है। हाँ सर, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में मिलता है तो डिविडेंड लॉस में भी दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें हम पुराने रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया डिविडेंड का राइट। और दूसरा होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल का राइट। तो दूसरा है रिटर्न ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर कैपिटल इज रिटर्न्ड। बिफोर कैपिटल इज रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स, यानी कि जब कंपनी बंद होगी तब पहले पैसा प्रेफरेंस वालों का वापस किया जाएगा और फिर अगर पैसा बचा तो इक्विटी वालों को पैसा दिया जाएगा। सर हो सकता है कंपनी दिवालिया हो गई और उसके पास पैसे बचे ही नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पैसे बच रहे हैं तो दोनों में से पहले प्रेफरेंस वालों को बुलाएंगे, उन्हें उनका पैसा देंगे और उसके बाद में बच जाएगा तो इक्विटी वालों को पैसा देंगे। ठीक है सर। अब प्रेफरेंस शेयर्स भी हमारे पास कई तरीके के होते हैं, वो सारी बातें हम थ्योरी की बाद में करेंगे। हमारा मुद्दा ये है कि हम प्रैक्टिकल के ऊपर आए, तो इसलिए प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं आपको बातें नोट करवा रहा हूं। ठीक है, नंबर 5, शेयर्स कैन बी इशूड फॉर शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो रोकड़ा भी ले सकती है, और कई बार क्या होता है रोकड़े के सिवाय भी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। सिंपल सी बातें हैं। शेयर्स कैन बी इशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम। कंपनी जो है अपने शेयर्स को या तो पार पे, मतलब जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतनी वैल्यू पे इशू करती है, या फिर वो ज्यादातर केसेस में प्रीमियम पर, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट पर इशू करती है। एज पर सेक्शन 53, a company कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। अब कंपनी क्या है, अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, एक्सेप्ट यानी इन केसेस में अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर
या ऐसे लिखते हैं एक्सेप्ट in the case of except in the case of स्वीट इक्विटी शेयर्स। अब इसे स्वीट इक्विटी शेयर्स बुलाएं या स्वेट इक्विटी शेयर्स बुलाएं, वो प्रोनाउंसिएशन आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। अच्छा सर, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? तो स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर्स, यानी ये हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं विच आर इशूड बाय द कंपनी, जिन्हें कंपनी इशू करती है टू किसको? डायरेक्टर्स को या फिर एम्प्लॉइज को एट ए डिस्काउंट, या तो वो इसे डिस्काउंट पर इशू कर देती है या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर वो पैसा ही नहीं लेती। तो सर बिना पैसा लिए क्यों इशू करती है? क्योंकि फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, उनके पास कोई जानकारी थी वो हमने ले ली, या फिर मेकिंग अवेलेबल, या फिर उन्होंने आपको उपलब्ध करवाया। क्या करवाया? राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। तो कंपनी या तो डिस्काउंट पे दे रही है या फिर वो क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं ले रही, क्योंकि उन्होंने नो हाउ दिया या उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको दिए, इसलिए। तो इसे हम कई बार ईसॉप्स वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 7, जनरली amount of a share is payable in installments known as number 1 application, number 2 allotment, and number 3 calls. If there are more than one call, then we write its number, मीन्स फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरीके से हम लिखते हैं। चलिए, तो मैंने कुछ बातें आपको बतानी थी, अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताता तो आप भूल जाते, तो मैंने कहा चलो यार लिख लो। एक कंपनी अपने पास लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करेगी, या तो शेयर्स इशू करेगी या डिबेंचर इशू करेगी। हमारे कोर्स में दोनों है। हमारे कोर्स में सिर्फ शेयर्स का इशू नहीं है, उनका रिडेम्पशन भी है, और इसी तरह डिबेंचर्स का इशू भी है और डिबेंचर्स का रिडेम्पशन भी है। इनमें से कुछ बातें आप इससे पहले अपने स्कूल में या किसी और लेवल पर एग्जाम देते हुए, जैसे कुछ बच्चों ने फाउंडेशन के एग्जाम दिए होंगे तो वो लोग हो सकता है पढ़ चुके हों, तो वो रिकॉल करेंगे। कंपनी दो तरीके के शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होंगे जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स वो होंगे जिनके पास दो प्राथमिक अधिकार हैं, एक तो डिविडेंड के रिस्पेक्ट में है और एक कैपिटल रिटर्न करने के रिस्पेक्ट में है। जब हम शेयर इशू करेंगे तो हम कैश में भी कर सकते हैं, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर सकते हैं। आज से पहले हो सकता है आपने कैश ज़्यादा पड़ा हो,
कंसिडरेशन अदर देन कैश कम पड़ा हो तो यहां पर वो कवर हो जाएगा। कंपनी अपने शेयर पार पे यानी जितने का शेयर है उतनी वैल्यू पे इशू कर सकती है या उससे ज्यादा की कीमत पर इशू कर सकती है, कम पर इशू करना अलाउड नहीं है। इससे जो है ना गड़बड़ होती है रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। लेकिन कंपनी ने अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं तो वो स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। हमारी अकाउंटिंग शेयर को इक्विटी शेयर को इशू करने की, प्रेफरेंस शेयर को इशू करने की, दोनों अकाउंटिंग हमारे पास सेम होती है। अब शेयर्स की अकाउंटिंग में शुरू करने जा रहा हूं तो उससे पहले बता दूं कि शेयर की फेस वैल्यू जनरली 10 रुपीज होती है और वो 10 रुपीज या 10 रुपए कंपनी ना टुकड़ों में मांगती है। उन टुकड़ों में पहले टुकड़े को बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरे को बोलते हैं अलॉटमेंट और उसके बाद कॉल शुरू हो जाती है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरीके से होता है। तो जब हम अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कहेंगे तो इसमें हमारे पास मोटा मोटा 3 बातें हैं। पहला, सबसे पहले तो आप इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे। मैं कैश की बात कर रहा हूं अभी, बाद में कंसेशन अदर देन कैश की बात बाद में करेंगे। जब आप शेयर्स इशू करेंगे तो इसमें एक स्पेशल सिचुएशन आती है जिसे हम कवर करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, और एक इसके अंदर सिचुएशन आती है कि जब आप शेयर्स इशू करते हो किस पर, प्रीमियम पर। ये दोनों बातें इसमें हम कवर कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद एक स्टेज आएगी जिसे हम बोलते हैं फोर फीचर, और एक तीसरी हमें चीज सीखनी है, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। जनरली क्वेश्चन में क्या रहता है, जनरली तो क्वेश्चन में ये तीनों चीजें होती हैं, लेकिन पढ़ाते हुए मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो मैंने कहा 3 पार्ट समझेंगे, क्वेश्चन एक ही होगा। और अगर ज्यादा बात हुई तो कई बार वो कहते हैं कि बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन करके दिखा दो। बस ये हमारे क्वेश्चन रहते हैं। तो हम इसको लेते हैं और सबसे पहले हम इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। तो इसकी ज्यादातर जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन में मांगी जाती हैं। कभी कभी एग्जामिनर कहता है, गियर को चेंज करता है और कहता है नहीं नहीं, जर्नल एंट्रीज तो बनाओ, साथ में कैश बुक को भी बना के दिखाओ। तो हम उस बात को बाद में कवर करेंगे। पहले हम जर्नल एंट्री से अपनी बात की शुरुआत करेंगे। चलिए मेरे साथ सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेज की एंट्री बताएंगे। बताइए जी, एप्लीकेशन स्टेज की क्या एंट्री होती है? सर सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेज पे आता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। वेरी वेरी गुड, अरे आपको तो सब कुछ याद है। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब अगर इक्विटी शेयर हो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख देना। अगर नहीं लिखा हुआ हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्विटी ही है, लेकिन अगर प्रेफरेंस हो तो आप प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख देना। ठीक है। और यहां पर अमाउंट निकालना बहुत सिंपल होता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू में एप्लीकेशन मनी पर शेयर। एक शेयर पे जो एप्लीकेशन मनी था वो ले लेते हैं। सेकंड एंट्री होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन मनी, और एग्जाम में पक्का पक्का क्वेश्चन जो बनेगा वो ओवर सब्सक्रिप्शन का बनेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, कि जितने आपने शेयर इशू करने थे उससे ज्यादा एप्लीकेशन कंपनी को प्राप्त हुई। तो उस केस में
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड थे इनटू एप्लीकेशन मनी, जो पर शेयर था वो सारा का सारा पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। मान लीजिए कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती थी, सुनिए, कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती थी, लेकिन एप्लीकेशन तो 1,20,000 शेयर्स की आ गई, तो ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, इसलिए नाम बन गया ओवर सब्सक्रिप्शन। तो एप्लीकेशन मनी ज्यादा आ गई, क्या वो सारा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे? नहीं, जितने शेयर हमने अलॉट किए हैं, अगर 1 लाख शेयर अलॉट किए तो 1 लाख शेयर के रिस्पेक्ट में जो एप्लीकेशन मनी था उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, और जो एक्स्ट्रा मनी आपके पास आया उसका बताओ क्या करेंगे? उसको हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट। अब इसके लिए थोड़ा सा ना हमारे को कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब कुछ बच्चों ने उसके लिए टेबल बना रखा होता है कि टेबल अपने दिमाग में सेट किया हुआ होता है, तो यहां पर हम लोग कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे। उसके बाद भी अगर हमारे पास एडवांस बच जाए तो हम उसे कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर देते हैं, या कई बार सिंप्लिसिटी के लिए हम उसे कॉल्स भी लिख देते हैं। तो ये एडवांस इफ स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। ठीक है, जो बातें समझ में आ रही हो लिखते जाओ, जो नहीं समझ में आ रही होंगी क्वेश्चन करते हुए आपको हम बता देंगे। देखिए, कंपनी ने शेयर इशू किया। शेयर इशू करने का एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले लोगों को बताया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है और लोगों से कहा जाता है कि भाई एप्लीकेशन भेज दो। तो एप्लीकेशन लोगों ने भेजी, तो जब एप्लीकेशन भेजी तो ये पैसा आ गया। नोट मत करना, सुनना। हम 1 लाख शेयर इशू करना चाहते थे, 10 रुपए वाले, हमने कहा 2 रुपए की एप्लीकेशन भेजो, लेकिन लोगों ने मान लो 2,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमें भेज दी। ओ माय गॉड, ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो इसमें से 1 लाख शेयर जो हमने अलॉट करने हैं उनका पैसा तो एप्लीकेशन में चला जाएगा। अब इनमें से कुछ पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा हमें आया, इसमें से कुछ पैसा हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। हम कैलकुलेशन करके बताएंगे। उसके बाद लॉ कहता है कि अगर बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो वो वापस कर दो, अपने पास मत रखो, वापस कर दो। लेकिन क्वेश्चन कई बार कहता है कि नहीं, कंपनी ने तय किया है कि चलो जो पैसा आ गया वापस क्या करना, रख लेते हैं। तो अगर वो पैसा वापस नहीं किया और आपने रख लिया तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और इसके ऊपर कंपनी को क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर अलग से हाईलाइट किया है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई एडवांस बच गया या किसी को आपने शेयर नहीं दिया तो उसका पैसा रखो मत, वापस कर दो। तो ये जो मनी आप रिफंड करोगे इसको आप बैंक में ट्रांसफर कर दोगे। और जानते हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे बार बार ओवर सब्सक्रिप्शन में, तो पहली कैलकुलेशन हमारी इसी बात पर आएगी। ओके, तो मैं इस पे स्टार लगाता हूं और इस पे लिखता हूं 1। स्टार 1 का मतलब इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? तो पहले लोगे आप शेयर्स अप्लाइड। ठीक है, ये वर्किंग नोट है, ये ना वर्किंग नोट है, अभी मैं साथ में लिखवा रहा हूं। आप देखोगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने थे, इसमें से नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कितने किए। जब ये माइनस करोगे तो आपके पास आएंगी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रिसीव्ड, और इस एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस के ऊपर
जो एप्लीकेशन मनी पर शेयर क्वेश्चन में दिया होगा, ये सारा का सारा बन जाएगा आपका एडवांस। और इस एडवांस में से अप टू अलॉटमेंट जो अमाउंट निकल के आएगा, ये वो अमाउंट होगा जो कि आप यहां पर ट्रांसफर करोगे। किस एंट्री में? इस अलॉटमेंट वाली एंट्री में इसको आप ट्रांसफर करोगे। अब आप कहोगे कि सर बिना फिगर के ये बात समझ में नहीं आई, तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको नोटिंग करा रहे हैं। नोटिंग करते करते ये बातें आपको बता रहे हैं, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चिंता नहीं करेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद आते हैं अलॉटमेंट की स्टेज पे। इसके बाद हमारी स्टेज है अलॉटमेंट की स्टेज। अलॉटमेंट की स्टेज में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, एप्लीकेशन की स्टेज में 2 एंट्री थी, लेकिन एप्लीकेशन की स्टेज में हमेशा पहले पैसा रिसीव होगा और बाद में वो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। लेकिन अब पहले पैसा मांगा जाएगा, यानी ड्यू किया जाएगा, और उसके बाद में पैसा रिसीव होगा। हाँ सर, हमें याद है। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है। तो बताओ जी, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने अलॉट किए थे इनटू में अलॉटमेंट मनी पर शेयर। अच्छा, लेकिन सर एग्जाम में तो क्वेश्चन क्या आएंगे? प्रीमियम क्या आएंगे? तो इसलिए हम लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स allotted into प्रीमियम पर शेयर। अब सर क्या प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के ऊपर होता है? नहीं, प्रीमियम एप्लीकेशन में भी हो सकता है, कॉल में भी हो सकता है। लेकिन अभी हम कंसेप्ट बिल्डिंग में पहले सिंपल सी बात करेंगे, फिर आपके साथ दूसरी बातें करेंगे। तो ये वाली एंट्री में बच्चों को दिक्कत नहीं आती। इसके बाद आता है रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो एक तो तरीका यह है कि हम सिंपल एंट्री बना दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल अलॉटमेंट जो ड्यू हुई थी सेकंड की ए पार्ट में, माइनस एडवांस एट द एप्लीकेशन स्टेज। जो फर्स्ट की सेकंड एंट्री में आपका एडवांस आया था वो माइनस करना। उसके बाद अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर जाता है, डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, तो उसको माइनस कर देना। और यही मेरी दूसरी बात है जो कि आपको दिक्कत देगी, तो मैं उसका भी वर्किंग नोट यहीं पर आपको लिख के दे रहा हूं। जिन बच्चों ने ये 2 बातें पार कर ली उनका इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड। अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड को हम लोग डिफॉल्ट भी कह सकते हैं। अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड मतलब जो डिफॉल्ट हुआ है उसको हम कैसे निकालेंगे? और ये कैलकुलेशन हम कब करते हैं? इफ बिलोंग्स टू प्रो राटा कैटेगरी।
अब सर ये क्या नई बीमारी हो गई प्रोराटा कैटेगरी, मैंने कहा लिखो तो, लिखेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। पहले हम लिखते हैं शेयर्स अप्लाइड, जो भी शेयर होल्डर था उसने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे, माइनस शेयर्स अलॉटेड, उस शेयर होल्डर को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे, उसकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस कितनी थी। अच्छा सर आप इसको ऐसे क्यों कर रहे हो, चलो ऐसे ना करो, ऐसे लिख दो। पहले निकालेंगे अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम एक्स, जो भी शेयर होल्डर था उससे अलॉटमेंट ड्यू निकालेंगे, माइनस एडवांस रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना एडवांस मिला था, ये कहलाएगा वो डिफॉल्ट का अमाउंट जो मुझे नहीं मिला। लेकिन लेकिन ये वाला एडवांस निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय एक्स माइनस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू एक्स, वो माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस बाय एक्स ये निकल के आएंगी, और इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा एडवांस रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। ठीक है जी, और यही वो एडवांस का अमाउंट होगा जो कि मैं यहां पर ट्रांसफर करूंगा, और उसके बाद जनरली क्वेश्चन हल्का हो जाएगा। अच्छा सर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैसे निकालने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड अगर मुझे क्वेश्चन में दिए हुए हैं एक्स के तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है उनसे मल्टीप्लाई करूंगा, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड उससे डिवाइड करूंगा। एक तो मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, एक नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय एक्स, अगर ये ना दिया हो तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड टोटल और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, लिखते जाइए ठीक है। सारी बातें क्वेश्चन करते करते अपने आप याद आ जाएगी, चिंता मत करना, ये मत कहना सर मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो बस थोड़ा इंटरेस्ट बना रहा हूं कि आप लिखते जाओ तो आप साथ साथ इनको नोट करते जाओ, और फिर पता चलेगा हाँ सर कभी क्वेश्चन ये वाली बात कह रहा है, कभी क्वेश्चन ये वाली बात कह रहा है। आओ जी लास्ट, कॉल्स, कॉल्स की बात करते हैं। कॉल्स में सबसे पहले हम व्हेन कॉल बिकम्स ड्यू, पहले हम कॉल के पैसे को मंगवाएंगे, जैसे हमने एप्लीकेशन की स्टेज पे पैसा मंगवाया था ऐसे ही हम कॉल की स्टेज पे पैसा मंगवाएंगे। तो जब पैसा मंगवाएंगे तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे इनटू अमाउंट ऑफ कॉल, और नेक्स्ट एंट्री होगी व्हेन कॉल मनी इज रिसीव्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। जनरली कॉल में वो सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती जो अलॉटमेंट में करनी पड़ी थी, जनरली नहीं करनी पड़ती हैं। ओके, नोट, इफ देयर इज more than one call, then we prefix the number before the call। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कॉल हो क्वेश्चन में, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो आप जो एंट्री बनाएंगे वहां पर लिख देंगे ये फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल जब करेंगे तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। यानी अगर एक से अधिक कॉल हैं तो यही दोनों एंट्रीज बार बार रिपीट होंगी और एंट्री के अंदर बस कॉल का नंबर डल जाएगा, फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है। यहां पर आप देखें, ये मैंने आपको सारी की सारी एंट्रीज लिखवा दी, किसकी, इशू की स्टेज की। इशू की स्टेज में मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन को भी डील कर दिया और मैंने प्रीमियम को भी डील कर दिया। क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको ये सारी बातें समझा देंगे, ठीक है। नाउ अब सर लिखने की बारी आ रही है, तो एक काम करो, हमें फोर फीचर की भी एंट्री लिखवा दो। अब फोर फीचर जब करेंगे तो हम ये देखेंगे जो शेयर्स इशूड एट पार थे या फिर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम थे। मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा समय है तो एंट्री लिखवा देता हूं, फिर आप रीड कर लेना, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन करवा दूंगा। अच्छा सर, अगर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम थे तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, प्रीमियम मनी रिसीव हो चुका है या प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड। यानी कि अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पर था और अलॉटमेंट के पैसे शेयर होल्डर ने दे दिए तो इसका मतलब प्रीमियम रिसीव हो चुका है। प्रीमियम अगर रिसीव हो जाए तो पार वाला केस लगेगा, तो हम फोर फीचर में प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे और पार वाली एंट्री पे चले जाएंगे। अगर हमें प्रीमियम का मनी नहीं रिसीव हुआ होगा, ठीक है, अगर हमें प्रीमियम का मनी नहीं रिसीव हुआ होगा तो फिर हम ये वाली एंट्री बनाएंगे। यानी दो एंट्री होंगी, पहला जो दो सिचुएशंस को कवर करेगा कि क्या शेयर्स पार पे इशू थे तो भी ये एंट्री है, अगर प्रीमियम पे इशूड थे लेकिन प्रीमियम मिल चुका है, यानी जनरली जब क्वेश्चन कहेगा कि उसने कॉल के पैसे नहीं दिए तो मैं ये वाली एंट्री बनाऊंगा। एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको लिखेंगे अमाउंट कॉल्ड अप कितना था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर शेयर अलॉटमेंट नहीं दी थी तो शेयर अलॉटमेंट, अगर शेयर कॉल का पैसा नहीं दिया था तो कॉल, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट।
ये है जो डिफॉल्ट का अमाउंट था ना, वो आएगा। क्या उसने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया, क्या उसने कॉल में डिफॉल्ट किया, और यहां आएगा अमाउंट रिसीव्ड। जो अमाउंट आपने रिसीव कर लिया था शेयर पे, वो फोर फीचर में चला जाएगा। यहां पर क्या एंट्री होगी, यहां पर एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद अमाउंट कॉल्ड अप, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो भी प्रीमियम का अमाउंट था वो आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये वही डिफॉल्ट के अमाउंट होंगे, और ये जो अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है वो आएगा। अगेन मैं कहूंगा कि अभी आपको रिकॉल नहीं हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले नोट कर लो। ये फोर फीचर की एंट्री खत्म। उसके बाद आएगा री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब जब फॉरफिटेड शेयर्स को आप री इशू करोगे तो दो बातें होंगी, या तो आप एट लेस देन पेड अप पे इशू करोगे, या एट मोर देन पेड अप पे इशू करोगे। तो आप इसे एक तरीके से री इशू पर डिस्काउंट देना कह सकते हो, और इसे आप प्रीमियम कह सकते हो। ठीक है। अगर आपने लेस देन पर इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, जो आपने डिस्काउंट उसको इशू करते हुए दे दिया, टू शेयर कैपिटल, जो अमाउंट आपने उसका पेड अप लिया है वो क्रेडिट करोगे। यहां पर आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगेन यहां पर अमाउंट रिसीव्ड, यहां पर अमाउंट पेड अप, और यहां पर प्रीमियम। ठीक है, नोट करनी है। अभी जितना भी आपको लिखवा रहा हूं ये रिकॉल हो रहा हो तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लो। और एक सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आती है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो अगर आपने शेयर्स को री इशू किया है तो री इशू करने के बाद आपको ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी होती थी। वो होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहां पर आएगा अमाउंट फॉरफिटेड एट फॉरफीचर माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। अब आप कहोगे कि सर आपने बहुत सारी बातें लिखवा दी, तो कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन नहीं कराया, हमारी बातें दिमाग के ऊपर से चली गई। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको नोट कर लो और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। जब क्वेश्चन करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये सारी कैलकुलेशन आप लोग सीख जाएंगे। तो मेरे हिसाब से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, आराम से नोट कीजिए। अगर सुनने वाला काम किया तो समझ लो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन तभी बनते हैं जब स्टूडेंट अपने हाथ से चीज़ों को लिखता है और प्रैक्टिस करता है। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके बियॉन्ड भी जब आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो प्रोफिशिएंसी आती है।
अब 1 घंटे में सब कुछ समझाना लिखवाना पॉसिबल नहीं था, तो आज मैंने आपको लिखवाया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। थक गए हैं तो ब्रेक लीजिए, नहीं थके हैं तो वीडियो खत्म करो और अगली वीडियो शुरू करो। आओ जी प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दिया करो, दोस्तों को बता दिया करो, कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करो। कह रहे यार बेकार में भटक रहे हो, ट्यूशन के लिए गगन सर के पास चले जाओ। सर मैं तो सीए कर रहा हूं, तो सीए की कोचिंग भी कराता हूं, सीए की कोचिंग कर सकते हो। सर हमारे छोटे भाई बहन 11th-12th में है तो उनकी भी कोचिंग करा सकते हो। सर लेकिन आप तो ऑनलाइन कराते हो, तो आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, बच्चे पैदा होते ही मोबाइल लेके शुरू हो जाते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है सर, पहले तो आपने हमें खूब बोर कर दिया, कोई बात नहीं, इसको नोट कर लो। अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ब्रेक के बाद।